नमस्ते, वेलकम टू इनसाइड भारत, भारत की पहचान और विविधता में गहरी डुबकी। आज हम चर्चा करेंगे मिजोरम पर। मिजोरम नाम का मतलब ही है मिजो लोगों की भूमि या पहाड़ निवासियों की भूमि। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बेहद खूबसूरत राज्य। बिल्कुल, और अपनी कई अनूठी बातों के लिए जाना जाता है। बहुत हाई लिटरेसी रेट, देश में टॉप पर रहने वालों में से एक, अपनी रिच ट्राइबल हेरिटेज, ज्यादातर ईसाई आबादी, शानदार पहाड़ी लैंडस्केप और एक काफी पीसफुल माहौल। तो आज हम मिजोरम के भूगोल, इसके इतिहास, खासकर राज्य बनने तक के दिलचस्प सफर, यहाँ की वाइब्रेंट संस्कृति, समाज की कुछ खास बातें, अर्थव्यवस्था और हाँ, यहाँ की कमाल की वन संपदा यानी फॉरेस्ट वेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। लोकेशन देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जिसकी सीमाएं लगती हैं त्रिपुरा, असम और मणिपुर से। और मजे की बात यह है कि इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। तो ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। एरिया लगभग 21,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, भारत का करीब 0.64%। और टोपोग्राफी यानी जमीनी बनावट की बात करें तो पूरा इलाका उबड़ खाबड़ पहाड़ियों वाला है। अच्छा। ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हैं, जिनके बीच गहरी घाटियों और खड़ी ढलानें हैं। सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, करीब 2157 मीटर ऊंची। फोंगपुई, ब्लू माउंटेन। और क्लाइमेट कैसा रहता है? सुना है मौसम अक्सर सुहावना होता है। हाँ, ज्यादातर साल मौसम वाकई अच्छा रहता है। क्लाइमेट मॉइस्ट ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल वाला है। मतलब गर्मियों में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 11 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है। हाँ, मॉनसून जोरदार होता है। मई से सितंबर तक अच्छी खासी बारिश होती है, औसतन 2500 mm, कहीं कहीं तो 3000 mm से भी ज्यादा हो जाती है। काफी ज्यादा बारिश है। पानी की बात हुई तो नदियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। ट्योलोंग, टियाओ, तुरियल, मडचिल, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो पानी का अहम सोर्स हैं। एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 11 लाख लोग थे। डेंसिटी काफी कम है। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 52 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। अच्छा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ शहरी आबादी करीब 52%, ग्रामीण आबादी 48% से थोड़ी ज्यादा है, जो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से अलग है। और ये एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। करीब 94.4% आबादी ट्राइबल कम्युनिटीज से है। अच्छा, ज्योग्राफी तो समझ आ गई। हाँ। पर मिजोरम की असली पहचान तो शायद इसके जंगलों से है ना? हाँ, कहते हैं फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है यहाँ। बिल्कुल सही। ये मिजोरम की सबसे बड़ी खासियत है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के हिसाब से मिजोरम में जियोग्राफिकल एरिया का करीब 85.41% हिस्सा फॉरेस्ट कवर है। 85.41%। हाँ, जो लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है। पूरे देश में परसेंटेज के हिसाब से ये सबसे ज्यादा है। वाओ, 85%, ये तो कमाल है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA काफी कम है। ये फॉरेस्ट कवर और RFA का क्या चक्कर है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, फॉरेस्ट कवर का मतलब है सैटेलाइट से दिखने वाली हरियाली, 1 हेक्टेयर से बड़े वो सभी इलाके जहां पेड़ों की कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो। अच्छा। चाहे वो सरकारी जंगल हो, निजी जमीन हो या बगीचा। ये है 85.41% वाला आंकड़ा। लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA वो इलाका है जो सरकारी कागजों में लीगली फॉरेस्ट के तौर पर दर्ज है। मिजोरम में RFA करीब 5,641 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल एरिया का लगभग 26.76% ही है। ओ, तो इतना बड़ा अंतर है। मतलब सैटेलाइट को ज्यादा जंगल दिखता है, कागजों में कम दर्ज है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बात है। और इस 85% फॉरेस्ट कवर में भी ज्यादातर खुले जंगल हैं। हाँ, इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत घने जंगल सिर्फ 0.74% है। सिर्फ 0.74%? हाँ, बहुत कम। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट करीब 27.5% और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा 57% से ऊपर है। और हाल के सालों में इसमें थोड़ी कमी भी आई है, करीब 180 वर्ग किलोमीटर की। अच्छा, कमी आई है। हाँ। क्यों? इसके पीछे झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन
और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मुख्य वजह बताया गया है। झूम खेती। हाँ, और किस तरह के जंगल मिलते हैं यहाँ? मतलब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। यहाँ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं जिनमें डिप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस जैसी कीमती लकड़ियां मिलती हैं। ओके। ऊंचाई वाले पूर्वी इलाकों में म्यांमार बॉर्डर के पास मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट भी हैं जिनमें खासी पाइन और रोडोडेंड्रोन मिलते हैं। ओके। लेकिन सबसे बड़ा फॉरेस्ट टाइप है सेकेंडरी मॉइस्ट बैम्बू ब्रेक्स यानी बांस के जंगल। बांस के जंगल। हाँ, जो कुल फॉरेस्ट कवर का करीब 37% हिस्सा है। अरे वाह, बांस, इसका मतलब बैम्बू यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। मिजोरम बांस का गढ़ है। करीब 27 तरह की बांस की प्रजातियां मिलती हैं यहाँ। 27 प्रजातियां? जी, देश के कमर्शियल बैम्बू का लगभग 14% यहीं से आता है। यहाँ बांस का जो ग्रोइंग स्टॉक है वो भी काफी ज्यादा है। और बांस का एक और पहलू है मौतम। हाँ, मतम। इसका जिक्र पहले भी हुआ था। हाँ, इसका जिक्र हम इतिहास में करेंगे क्योंकि इसने मिजोरम की हिस्ट्री पर गहरा असर डाला है। जरूर। जाहिर है, इतने जंगल हैं तो बायोडाइवर्सिटी भी रिच होगी। हाँ, बायोडाइवर्सिटी काफी समृद्ध है। एक क्विक असेसमेंट में ही पेड़ों की 87, झाड़ियों की 96 और जड़ी बूटियों की 56 स्पीशीज मिली। काफी वैरायटी है। हाँ, एक पैमाना होता है शैनन वीनर इंडेक्स जो बताता है कि किसी जगह पर कितनी वैरायटी है। वो भी यहाँ काफी अच्छा है। राज्य में 2 नेशनल पार्क्स हैं, मोरलिन और फांगपुई यानी ब्लू माउंटेन। हाँ, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। और 8 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं जिनमें दैम्पा टाइगर रिजर्व भी शामिल है। ये सब मिलकर राज्य के करीब 6% एरिया को कवर करते हैं। इन जंगलों को मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखती है? नहीं, यहाँ एक 3 टायर सिस्टम है। स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स। ये तीनों मिलकर जंगलों की देखभाल करते हैं, खासकर आरएफए वाले इलाके की। अच्छा, मतलब लोकल लेवल पर भी इन्वॉल्वमेंट है। और फॉरेस्ट फायर का खतरा? पहाड़ी इलाका है, सूखे पत्ते भी होंगे। ये एक बड़ी चिंता की बात है। ISFR 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का करीब 68% फॉरेस्ट एरिया आग के लिहाज से एक्सट्रीमली या वेरी हाईली फायर प्रोन कैटेगरी में आता है। 68%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब आग लगने और फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये एक बड़ा चैलेंज है मैनेजमेंट के लिए। कॉमन स्टॉक और लकड़ी के बारे में क्या स्थिति है? मतलब टिम्बर रिसोर्सेस। मिजोरम के जंगलों में करीब 156 मिलियन टन कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है, जो देश के कुल फॉरेस्ट कार्बन का लगभग 2.2% है। अच्छा। लकड़ी यानी ग्रोइंग स्टॉक RFA और TOF, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट यानी जंगलों के बाहर के पेड़, दोनों में अच्छी मात्रा में है। जंगलों में शीमा वालिची और टीक प्रमुख है। जंगलों के बाहर गांव में शीमा, कैस्टनोप्सिस और शहरों में आम, सुपारी जैसे पेड़ ज्यादा मिलते हैं। और जंगलों से मिलने वाली दूसरी चीजें जिन्हें NTFP कहते हैं, और क्या बाहर से आई हुई कोई इन्वेजिव स्पीशीज भी है जो दिक्कत दे रही हो? हाँ, NTFPs यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में थैच ग्रास, छप्पर बनाने वाली घास और पार्किया जवांसिया, जिसके बीज खाए जाते हैं, योंगचक कहते हैं शायद, प्रमुख हैं। इन्वेजिव स्पीशीज में क्रोमोलेना ओडोराटा नाम का एक पौधा है जो काफी तेजी से फैल रहा है और स्थानीय वनस्पति के लिए खतरा बन सकता है। ओह। और हाँ, स्थानीय लोग जंगलों पर फ्यूल वुड, फॉडर, छोटे टिम्बर और बैम्बू के लिए काफी निर्भर हैं। इसका भी क्वांटिफिकेशन किया गया है। दिलचस्प है और काफी डिटेल्ड भी। चलिए अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। मिजो लोग यहाँ कब और कैसे आए? इनका ओरिजिन कहाँ से है? माना जाता है कि मिजो जनजातियां, जिनमें लुशाय, रालते, हमार जैसी कई सब ट्राइब्स शामिल हैं, वो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच म्यांमार की चिन हिल्स से आकर यहाँ बसीं। चिन हिल्स से? अच्छा। हाँ, वे अपने चीफ्स यानी मुखियाओं के अंडर ऑटोनमस गांव में रहते थे। हर गांव का अपना एक तरह का शासन था। फिर अंग्रेज आए, उनका क्या इम्पैक्ट रहा? हाँ, 19वीं शताब्दी के आखिर में कई मिलिट्री एक्सपीडिशंस के बाद ब्रिटिश ने इस इलाके पर कब्जा किया और इसे असम के तहत लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट बना दिया। लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट? जी। इसी दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज आए, जिनका मिजो समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया,
मिजो भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट अपनाई गई और एजुकेशन फैला। हाँ, लिटरेसी रेट का जिक्र शुरू में हुआ था, तो उसकी नींव यहीं पड़ी। बिल्कुल। आज जो मिजोरम की इतनी हाई लिटरेसी रेट है, उसकी नींव उसी दौर में पड़ी। मिशनरीज ने स्कूल्स खोले, स्क्रिप्ट दी, जिसने पढ़ने लिखने को आसान बनाया। आज़ादी के बाद हालत थोड़े मुश्किल हो गए थे। सुना है कुछ अकाल वगैरह पड़ा था? हाँ, आज़ादी के बाद भी ये असम का ही एक जिला बना रहा। फिर 1959 में आया मौतम अकाल। ये बांस के फूलने से जुड़ा है। जब बांस में फूल आते हैं तो चूहों की आबादी अचानक बेतहाशा बढ़ जाती है। चूहों की आबादी बांस के फूलने से? हाँ, वो बांस के बीजों को खाते हैं और उनकी संख्या एकदम से बढ़ जाती है। फिर वो सारी फसलें चट कर जाते हैं। ये बहुत भयानक अकाल था। ओह, और इस दौरान लोगों को लगा कि असम और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी अनदेखी कर रही है। मदद पहुंचने में देरी हुई। इसी भावना ने कहीं ना कहीं अलगाववाद को हवा दी। और यहीं से मीजो नेशनल फ्रंट का उदय हुआ। बिल्कुल। लाल देंगा के नेतृत्व में MNF बना। पहले अकाल राहत के लिए मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट नाम था, पर जल्द ही इसने पॉलिटिकल रूप ले लिया और नाम मिजो नेशनल फ्रंट हो गया। और फिर उन्होंने हथियार उठा लिए। हाँ, 1966 में MNF ने भारत से पूरी आज़ादी की मांग करते हुए हथियार उठा लिए। 1 मार्च 1966 को उन्होंने आज़ादी की घोषणा की, जिसे ऑपरेशन जेरिको कहा गया। ये इंसर्जेंसी करीब 2 दशक तक चली। 2 दशक, ये तो काफी मुश्किल दौर रहा होगा। भारत सरकार का क्या रिस्पॉन्स था? सरकार ने मिलिट्री एक्शन लिया, जिसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल भी शामिल था। खासकर आइजॉल में बॉम्बिंग हुई, जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा। एयरफोर्स का इस्तेमाल अपने ही देश में? हाँ, ये भारत के इतिहास में शायद पहली और अकेली बार था जब एयरफोर्स का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस तरह से किया गया। इसके साथ ही डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया, लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश हुई, पर यह पूरे रीजन के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। यकीनन। तो फिर शांति कैसे आई? ये इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट खत्म कैसे हुआ? लंबी बातचीत चली, नेगोशिएशंस हुए। आखिरकार 30 जून 1986 को भारत सरकार और MNF के बीच एक ऐतिहासिक मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन हुआ। मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986। जी, इसे भारत के सबसे सक्सेसफुल पीस अकॉर्ड्स में से एक माना जाता है। लाल देंगा मुख्यमंत्री बने। इसी समझौते के तहत मिजोरम, जो 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था, उसे 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, भारत का 23वां राज्य। ये इंसर्जेंसी से पीस तक का सफर वाकई कमाल का है। चलिए अब देखते हैं कि इस शांति के बाद यहाँ का समाज और संस्कृति कैसे पनपे। मिजो समाज की खास बातें क्या हैं? जैसा हमने कहा, यहाँ मीजो ट्राइब्स प्रमुख हैं, जिनमें लुशाई सबसे बड़ी है। चाकमा और दूसरी कम्युनिटीज भी हैं। भाषा मीजो है, जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और इंग्लिश का इस्तेमाल एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी होता है। रिलीजन की बात करें तो करीब 87% आबादी क्रिश्चियन है, खासकर प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट। चर्च सिर्फ पूजा की जगह नहीं, सोशल लाइफ का सेंटर है। अच्छा, और बाकी? बुद्धिस्ट भी हैं, ज़्यादातर चाकमा कम्युनिटी के लोग, और कुछ हिंदू भी हैं। और वो tlom गाइना वाली बात, वो क्या है? ये शब्द मैंने कई बार सुना है मिजोरम के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, त्लाउम मंगायहना, ये मिजो सोसाइटी का कोर कल्चरल वैल्यू है। इसे पूरी तरह ट्रांसलेट करना मुश्किल है, पर इसका मतलब है सेल्फलेस सर्विस, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, कर्टसी, बहादुरी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ मिला जुला कर। मतलब एक तरह से कम्युनिटी को फर्स्ट रखना। बिल्कुल, कम्युनिटी को पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखना। इसी वजह से यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट देखने को मिलती है। कहते हैं इसी वजह से यहाँ क्राइम रेट कम है और लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। आइजॉल को तो क्लीनलीनेस के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। यंग मिजो एसोसिएशन 1935 में बनी एक बहुत पावरफुल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ब्रांचेस लगभग हर गांव, हर लोकेलिटी में है। अच्छा। हाँ, YMA इस सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर रिलीफ, यहाँ तक कि छोटे मोटे झगड़े सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाती है। ये त्लोमुंग गायहेना के प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में लाने का एक बड़ा जरिया है। मतलब कम्युनिटी लाइफ में YMA का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कमाल है। त्योहारों की बात करें तो चैप्चर कोट सबसे फेमस है। बिल्कुल,
मीजो फेस्टिवल ज्यादातर एग्रीकल्चर, खासकर झूम खेती के साइकिल से जुड़े हैं। कुट का मतलब ही फेस्टिवल होता है। चैप्चर कुट मार्च में मनाया जाता है, जब झूम के लिए जंगल काटने और सुखाने का काम पूरा होता है। ये स्प्रिंग फेस्टिवल है और सबसे बड़ा भी। क्या होता है इसमें? लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, जिन्हें पुआन कहते हैं। फोक म्यूजिक और डांस होता है, गेम्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स दिखते हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगते हैं, पूरा कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है। बहुत कलरफुल और लाइवली होता है। सुनने में मजेदार लग रहा है। और दूसरे खुट? मिमखुट है, जो अगस्त सितंबर में मक्के की फसल कटने के बाद होता है। ये पूर्वजों को याद करने का भी त्योहार है। फिर पाउलखुट है, जो दिसंबर में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। और क्योंकि क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है, तो क्रिसमस भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कला, संगीत और नृत्य। चराव डांस का तो नाम बहुत सुना है, वो बांस वाला नृत्य है। हाँ, चराओ यानी बैम्बू डांस मिजोरम का सिग्नेचर डांस है। इसमें जमीन पर रखे बांस के डंडों को एक रिदम में खोला बंद किया जाता है और डांसर्स उनके बीच कूदते हुए नाचते हैं। कमाल की टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन चाहिए इसके लिए। देखने में बहुत सुंदर लगता है। जरूर लगता होगा। दूसरे ट्रेडिशनल डांसेस में खोलाम और छेलाम है। आर्ट्स में वीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजो महिलाएं खूबसूरत पुआन, ट्रेडिशनल क्लॉथ बनाती हैं, जिनके डिजाइन्स बहुत इंट्रिकेट होते हैं। बैम्बू और केन का काम भी खूब होता है। बास्केट्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। म्यूजिक में ट्रेडिशनल फोक के अलावा गॉस्पेल और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। मिजो लोगों को गाने का बहुत शौक है। सुनने में बहुत कलरफुल लग रहा है। और खाना कैसा होता है मिजो कुजीन? मिजो खाना अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। लोकल इंग्रेडिएंट्स, कम मसाले, ज्यादातर उबला हुआ या भाप में पका हुआ। चावल मेन फूड है। अच्छा, कम मसाले। हाँ, तेल और मसालों का इस्तेमाल काफी कम होता है। सबसे फेमस डिश शायद बाई है। सब्जियां या मांस, अक्सर पोक, को सिर्फ पानी और नमक के साथ या बिना पानी के ही भाप में पकाया जाता है। उसमें कुछ लोकल हर्ब्स डालते हैं। बाई और वॉक्सरिप यानी स्मोक्ड पोक भी पसंद किया जाता है। सोचियार चावल और मांस या सब्जी की खिचड़ी जैसा होता है। बैम्बू शूट का इस्तेमाल बहुत होता है, ताज़ा, फर्मेंटेड, सूखा हुआ, हर तरह से। बैम्बू शूट? हाँ, बांस इतना है तो खाने में भी होत गई। बिल्कुल। ज्यादातर खाना स्टीम्ड या स्मोक्ड होता है। ट्रेडिशनल राइस बियर जू होती थी, पर क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस के बाद अब इसका चलन काफी कम हो गया है। समझ गया। अब जरा पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर आते हैं। कैसा है पॉलिटिकल सेटअप? कितने जिले, कितनी सीटें? मिजोरम में अभी 11 जिले हैं, असेंबली में 40 सीट्स हैं, लोकसभा के लिए 1 सीट और राज्यसभा के लिए भी 1 सीट है। छोटा राज्य, कम सीटें। मेन पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी रही हैं शुरू से लेकर अब तक? पॉलिटिक्स में मुख्य रूप से 3 पार्टीज का दबदबा रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट MNF, जिसके नेता जोरमथांगा कई बार सीएम रहे। MNF तो इंसर्जेंसी वाली पार्टी थी। हाँ, वही पार्टी जो इंसर्जेंसी लड़ रही थी। पीस अकॉर्ड के बाद मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई और कई बार सरकार बनाई। दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसके नेता लाल थानावाला भी कई बार सीएम रहे हैं। और हाल में पिछले चुनाव में एक नई ताकत उभरी है, जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM। हाँ, जिसके नेता लाल दुहोमा अभी करंट सीएम है। MNF के फाउंडर लाल डेंगा भी पीस अकॉर्ड के बाद सीएम बने थे। आमतौर पर यहाँ पावर ट्रांसफर पीसफुल रहा है। असम के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट का भी मुद्दा है, ये अक्सर खबरों में रहता है। हाँ, असम के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट एक सेंसिटिव और काफी पुराना इशू है। इसकी जड़ें कॉलोनियल एरा के 2 नोटिफिकेशंस में है, एक 1875 का और एक 1933 का। अच्छा। मिजोरम 1875 वाले नोटिफिकेशन को मानता है, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत आया था और जिसमें लुशाई हिल्स को कछार से अलग किया गया था। उनका कहना है कि ये मिजो चीफ्स की सहमति से हुआ था। और असम 1933 वाले नोटिफिकेशन को मानता है, जिसने लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमा तय की थी। मिजोरम का कहना है कि 1933 वाले डिमार्केशन में उनसे या उनके नुमाइंदों से कोई सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए वो इसे नहीं मानते। ओह, तो ये इंटरप्रिटेशन का फर्क है। हाँ, इसी अलग-अलग इंटरप्रिटेशन के कारण बॉर्डर पर तनाव रहता है और दुर्भाग्य से कभी-कभी हिंसक झड़पें भी हुई हैं। हमारा काम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स बताना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। ये कॉम्प्लेक्स इशू है। बिल्कुल। और इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम भी है मिजोरम में। हाँ, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत यहाँ ILP सिस्टम लागू है।
मतलब नॉन रेजिडेंट्स को, यानी जो मिजोरम के स्थायी निवासी नहीं है, उन्हें राज्य में एंटर करने के लिए परमिट लेना होता है। ये क्यों है? ये मूलतः राज्य की यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से डेमोग्राफिक बैलेंस न बिगड़े। हालांकि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसमें कुछ ढील दी गई है, पर सिस्टम अभी भी लागू है। समझ गया। अब बात करते हैं इकोनॉमी और डेवलपमेंट की। अर्थव्यवस्था किस पे टिकी है? क्या मेन सोर्सेज हैं इनकम के? इकोनॉमी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। लगभग 80% आबादी इसी में लगी है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ रहा है, खासकर गवर्नमेंट सर्विसेज। चैलेंजेस क्या हैं इकोनॉमी के लिए? चैलेंजेस कई हैं। पहाड़ी इलाका होने से कनेक्टिविटी एक बड़ी दिक्कत है। रोड्स बनाना, मेंटेन करना मुश्किल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, ज्यादातर स्मॉल स्केल पर। और बाहर से आने वाले पैसे यानी रेमिटेंसेस पर भी निर्भरता है। एग्रीकल्चर में क्या खास है? झूम खेती का जिक्र हुआ था, क्या अभी भी वही होती है? हाँ, ट्रेडिशनली झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही होती आई है, लेकिन अब गवर्नमेंट सेटल्ड एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, सब्सिडी और सपोर्ट देकर। अच्छा, क्या उगाते हैं? चावल मुख्य फसल है। कैश क्रॉप्स में अदरक, हल्दी, पैशन फ्रूट, केला, संतरा उगाए जाते हैं। फूलों की खेती, खासकर एंथूरियम और ऑर्किड, भी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट भी होती है। इंडस्ट्री और टूरिज्म का क्या हाल है? क्या पोटेंशियल है? इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड प्रोसेसिंग की छोटी यूनिट्स हैं। बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि बांस इतना ज्यादा है, पर उसका पूरा फायदा अभी तक नहीं उठाया जा सका है। और टूरिज्म? इतनी खूबसूरत जगह है। टूरिज्म का पोटेंशियल तो जबरदस्त है। नेचर, पहाड़, झरने जैसे वानथोंग फॉल्स, झीलें जैसे तामदिल, कल्चर, फेस्टिवल्स, डांस, एडवेंचर, सब कुछ है। आइजॉल शहर खुद में एक अट्रैक्शन है। सोलोमन्स टेम्पल है। चाम्पाई, लुंगले, फाउनपुई खास अट्रैक्शन है। लेकिन चैलेंजेस होंगे। हाँ, यहाँ भी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौतियाँ हैं। अच्छी क्वालिटी के होटल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पर पोटेंशियल बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन में क्या स्थिति है? देखिए, पहाड़ी इलाका होने से सड़कें बनाना और मेंटेन करना मुश्किल और महंगा है। लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। लेंगपोई एयरपोर्ट से फ्लाइट कनेक्टिविटी है, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी से, पर रेल लाइन अभी तक मिजोरम नहीं पहुंची है। हालांकि बैराबी तक आ गई है और एजोल तक लाने का काम चल रहा है। अच्छा, रेल आने वाली है। और बिजली? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर हाइड्रो पावर पर डिपेंड करती है। कुछ लोकल जनरेशन है, बाकी बाहर से खरीदनी पड़ती है। हेल्थ फैसिलिटीज सुधर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए अभी भी लोगों को गुवाहाटी, कोलकाता या दिल्ली जाना पड़ता है। और एजुकेशन? लिटरेसी रेट तो हाई है ही। हाँ, एजुकेशन में स्थिति काफी अच्छी है। मिजोरम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NIT मिजोरम है, कई अच्छे कॉलेजेस हैं। स्कूल एजुकेशन भी काफी वाइड स्प्रेड है। डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, पर रिमोट एरियाज में अभी भी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो चलते चलते मिजोरम की कुछ अनोखी बातें फिर से हाईलाइट कर लेते हैं जो इसे खास बनाती हैं। जरूर। सबसे पहले तो हाई लिटरेसी रेट 91% प्लस, देश में केरला के बाद दूसरे नंबर पे। राइट। फिर क्लीनलीनेस, खासकर राजधानी आइजॉल बहुत साफ सुथरा शहर माना जाता है। हाँ। लो क्राइम रेट, काफी पीसफुल स्टेट है। क्लोमगाइना की यूनिक कम्युनिटी स्पिरिट जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल। YMA का इन्फ्लुएंस और कम्युनिटी में भागीदारी। चेराओ या बैम्बू डांस जो इसकी पहचान बन गया है। फुटबॉल का जबरदस्त पैशन। यहाँ से कई नेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले हैं, जैसे JJ लालपेखलुआ। हाँ, फुटबॉल का क्रेज तो है नॉर्थ ईस्ट में। और आखिर में बैम्बू का महत्व, कल्चर से इकोनॉमी तक हर जगह बांस दिखता है। तो हमने देखा कि मिजोरम कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, चैलेंजेस से उभरने के जज्बे का, खासकर इंसर्जेंसी से पीस तक का सफर, रिच कल्चर का, शानदार नेचर, विशेषकर जंगल का, और बेहतरीन सोशल इंडिकेटर्स का एक अनोखा ब्लेंड है। बिल्कुल। और साथ ही डेवलपमेंट की चुनौतियां भी साफ है, खासकर इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो सके। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि मिजोरम अपनी इन यूनिक स्ट्रेंथ्स जैसे कि इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड, हाई लिटरेसी और रिच नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर बैम्बू और फॉरेस्ट्स
जिनकी हमने इतनी विस्तार से बात की, का इस्तेमाल फ्यूचर में इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने के लिए कैसे कर सकता है, वो भी अपनी खास पहचान और एनवायरनमेंट को बचाते हुए। खासकर आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel. Dhanyawad. Jai Hind.